तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या अपने कार्य निष्पादन के साथ साथ कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। वाह, जागृत प्रसाद जी जगे हुए हैं और रामकृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है रामकृष्ण जी। लाइव जो है, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कोई भी साथी जरा कंफर्म कर दें, जरा ऑडियो ऑन करके भी बोल देंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ जी, हाँ सर, आ रहा है आवाज एकदम बहुत ये अच्छे बढ़िया से। बात है कि हमें ना, जैसे एक स्टूडेंट के टाइम को याद करिए, है ना। क्या होता था कि जब समय मिलता था हम पढ़ते थे, और किस लगन से पढ़ते थे। तो ठीक उसी तरह की एक उत्सुकता अभी भी जागृत रखनी है, जैसे कि जागृत प्रसाद जी यहाँ पर जगे हुए हैं। तो रात का समय है, सोने से पहले अगर कुछ पढ़ के हम सो रहे हैं तो वो बिल्कुल अमिट जैसा हो जाता है। आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन को जानेंगे, जिसको पिटपी कहते हैं, पिटपी कहते हैं। और एक बैंकर्स को जो है नई नई रेजोल्यूशन, नए नए एक्ट को जानना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मेरी आदत हो गई है पढ़ने की और आप लोगों को सरल तरीके से बताने की, ठीक उसी तरह से एक आदत आपको डेवलप करना है, वो है पढ़ने की। बैंकर होने के नाते आपको नए नए एक्ट पढ़ने की। अगर समझ में नहीं आया है तो अपने मेंटर या जैसे यहाँ पर सेशन के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पीडपी रिजोल्यूशन पर पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अब बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, जानकारी के हिसाब से। तो आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और रामकृष्ण जी ने कुछ कहने की इच्छा कर रहे हैं शायद। रामकृष्ण जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, पहुंच रहा है सर। थैंक यू। अरे वाह वाह। कैसे हैं रामकृष्ण जी? हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। एक्सलेंट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। थैंक यू सर। गुड जब सर, भी नाइस आप टू हियर सर। जब भी आपसे कोई पूछे कैसे हैं, तो हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, देन यू शुड से आई एम एक्सलेंट, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो भी काम कर रहे हैं मैं उसके चरमोत्कर्ष पर काम कर रहा हूँ। अपने आप का एक फ्रीक्वेंसी होता है ना, एक फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाना बहुत जरूरी है। यस सर। तो आप बने रहिए, आज एक बेहतरीन चीज जो है आपको सीखने मिलेगा, और वो है पीडपी रिजोल्यूशन। तो पीडपी रिजोल्यूशन को सीखने के लिए, जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा 1973 में। और 1973 में मैं आपको, इस शख्स को आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप जो स्क्रीन पर ये चेहरा देख पा रहे हैं, ये हैं श्रीमान सत्येंद्र दुबे साहब, जो 1973 में बिहार के सिवान जिले में पैदा हुए। और सिवान जिले के एक शाहपुर गांव है, वहां पर जन्मे 1973 में। बचपन से ही होनहार। और इन्होंने अपने जो पढ़ाई से 15 साल की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा, और जो जितने भी जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया उसमें 10वीं और 12वीं, 10th और 12th के एग्जामिनेशन में उन्होंने पूरा जो है स्टेट टॉप किया था। और फिर उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग आईआईटी में एग्जामिनेशन लिया कानपुर में। और अपनी इंजीनियरिंग की पूरी शिक्षा करने के बाद सत्येंद्र दुबे जी ने आईआईटी बीएचयू वाराणसी से अपना एमटेक पूरा किया। और पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें एक बड़ी कंपनी का हिस्सा बनने की बजाय ये चुने हैं, ये इन भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस को चुने हैं, इंडियन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये इसको सेलेक्ट किए। और उसके बाद इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। 2002 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचआई जिसको बोलते हैं, उनमें इनको जो है काम मिला। तो ये सत्येंद्र दुबे जी जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आईएएस ऑफिसर जिसको बोलते हैं। ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, एंड कोडरमा। तो इनको कोडरमा में उनकी पढ़ाई पूरी करने के बाद, इनकी योग्यता के साथ इनको एक कोडरमा में इनको काम मिला। क्या मिला? प्रोजेक्ट डायरेक्टर का। और ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम है, आपने पहले नाम सुना होगा
कि चतुर्भुज करके एक योजना आई थी, तो इसीलिए इनको जो है एक नेशनल हाईवे में औरंगाबाद से 12 के बीच बन रहे नेशनल हाईवे की देखरेख के लिए कोडरमा झारखंड में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया। और ये जो नेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट था उस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा था, जिसके अंतर्गत 14,000 किलोमीटर के अंदर कई बड़े शहरों को 4 लेन रोड के साथ जोड़ा जाना था, जिसकी लागत 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई थी। अब सत्येंद्र जी अपनी नौकरी के साथ साथ वो जो काम कर रहे थे, उनको कुछ आभास होने लगा कि इस परियोजना में बड़े स्तर पर कुछ भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितताएं चल रही हैं। तो उन्होंने देखा कि जो भी विभाग के बड़े ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, उनकी सांठगांठ से भ्रष्टाचार का धंधा खूब फल फूल रहा है। तो उन्होंने अपने ही विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें निलंबित भी कर दिया। अब ये तो सत्येंद्र जी की पहली सफलता थी, लेकिन जब तक ये एक एक्शन ले रहे थे उसी बीच उनका जो है ट्रांसफर हो गया। तो ये जो सड़क माफिया होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर माफिया होते हैं, उनका स्थानांतरण उन्होंने दूसरी जगह कर दिया, गया में। तो गया में जब ट्रांसफर किए तो जब वो एक रेलवे स्टेशन गया से अपने घर के लिए जा रहे थे, तो ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर जो है गाड़ी में खराबी की वजह से डिले हुआ, तो वो ऑटो में जा रहे थे। लेकिन 27 नवंबर 2003 को उनका जो है मर्डर हो गया। और ये जो है पूरे लोगों को झकझोर दिया इंडिया में। ये जो है इतना मतलब पूरा जो न्यूज़पेपर वगैरह में इसमें इतना सारा जो इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज आई कि ये बड़े बदलाव के इस तरफ इशारा किया। तो ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो अपनी जान गंवा बैठे जो सत्येंद्र दुबे जो है, तो इनको क्या हुआ था, जब ये भ्रष्टाचार उनको आभास हुआ तो इन्होंने सभी लोगों को उजागर करने के लिए चिट्ठी लिखा। और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा। उस समय 2002 का टाइम था, तो वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे। लेकिन उससे हुआ क्या कि जब ये इतने सारे चिट्ठी लिखने लगे तो कहीं ना कहीं उनका नाम उजागर हो गया। नाम उजागर हो जाने की वजह से पता चल गया कि किसने ये शिकायत की। तो ये जब जान गए तो ये जो प्रोजेक्ट के माफिया होते हैं या सड़क माफिया होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर माफिया होते हैं, इन्होंने 27 नवंबर 2003 को इनको गया में इनका मर्डर हो गया। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो करप्शन था उनको उजागर करने के लिए ये जो है अ, जानकारी जो है रिक्वेस्ट किए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका नाम जो है उजागर हो गया और उन लोगों को पता चल गया कि इसकी वजह से हम हमारी जो जानकारी जो है ये लीक हुई। तो ये क्या हुआ, शुरू में ये जो बात निकली, तो ये यहाँ पर एक बात आई सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि रीट याचिका दायर की गई कि जब भी कोई ऐसा विसिल ब्लोअर होगा या कोई ऐसी जानकारी देगा, उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए या उसकी कोई शिकायत सुनने के लिए एक मशीनरी होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो उस फ्रेमवर्क के तहत उसमें एक्ट किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया। द न्यूज ignited tremendous public hue and cry and the matter was raised in parliament। तो जब ये घटना घटित हुई तो यहाँ पर पब्लिक में आंदोलन हुआ। तो उससे क्या है, पार्लियामेंट में ये मैटर उठा। तो इन 2004 एक रिट पिटिशन दाखिल किया गया। इन रिस्पॉन्स ऑफ रिट पिटिशन filed after the murder of Sri Satyan Dubey, the Supreme Court directed that a machinery be put in the place of acting of complaint from whistleblower till a law is enacted। तो उन्होंने एक नियम बनाने के लिए और एक मशीनरी रखने के लिए कहा कि ऐसा कोई जो है फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे कि ये विसिल ब्लोअर जो होते हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। तो इसी को ध्यान रखते हुए 2004 29/4/2004 को नोटिफाइड हुआ गजट में और एक रिजोल्यूशन बना जिसका नाम पड़ा पिडपी रिजोल्यूशन। क्या पड़ा इसको? पिडपी रिजोल्यूशन।
So what is the full form of PITP? The Public Interest Disclosure and Protection of Informer Resolution 2004, है ना। ये हमारे रमेश कृष्णा जी बढ़िया इसको लिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर अभी पिछले सेशंस में देखे होंगे कि रिकॉल क्वेश्चन में पिटपी का फुल फॉर्म पूछा, या पिटपी जो है आप पढ़े होंगे तो विसिल ब्लोअर पॉलिसी में पिटपी पढ़े होंगे। तो लेकिन आज आप लोग डिटेल तरीके से पिटपी को जानने के लिए यहाँ पर सीख रहे हैं। तो पिटपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन। अगर किसी जगह भ्रष्टाचार की कोई भी मतलब सूचना मिली और उसको कोई डिस्क्लोज करना चाह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उस इन्फॉर्मर के लिए क्या प्रोटेक्शन होगा, ये पिटपी रिजोल्यूशन उसका नाम दिया गया, द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन 2004। जिसने ये जो रेजोल्यूशन है, इसने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक मशीनरी बनाया, जिसने पावर दिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। तो ये डेजिग्नेटेड एजेंसी जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये पिटपी रिजोल्यूशन ने एक कमीशन दिया और उसको पावर दिया कि ऐसे कंप्लेंट जो विसिल ब्लोअर के माध्यम से आते हैं उनको एक्ट करेंगे, और ऐसे कंप्लेंट को सुनेंगे, और ऐसे कंप्लेंट की जांच कराएंगे, और उसको जो है सजा दिलाएंगे या उस पर एक्शन लेंगे। ये कहा, ये एक्ट के तहत ये रिजोल्यूशन आया। अब बात करते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसको एज ए डेजिग्नेटेड एजेंसी इसको एथराइज किया गया कि कोई भी अगर ऐसी कंप्लेंट जो मिलती है करप्शन की या मिसयूज ऑफ ऑफिस ऑफ एनी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको डील करेगा। और कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो इसको डिस्क्लोज कर सकता है कि ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। सो द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज अथॉराइज्ड एज ए डेजिग्नेटेड एजेंसी टू रिसीव रिटन कंप्लेंट। तो एक सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन है जो एथॉराइज्ड है कि ऐसे कोई भी कंप्लेंट या डिस्क्लोजर्स या कोई एलिगेशन करप्शन मिसयूज ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय अंडर एनी सेंट्रल एक्ट गवर्नमेंट कंपनी सोसाइटी लोकल अथॉरिटी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी ऐसा जानकारी डिस्क्लोज करना चाहता है, इन्फॉर्म करना चाहता है, कंप्लेंट करना चाहता है, तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एथराइज किया गया ऐसे रिसीव करने के लिए, कंप्लेंट पे एक्ट करने के लिए। अब ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, देखिएगा सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर बनाता है, सीवीओ कहते हैं, सीवीओ कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर। और ये जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर हैं, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिपोर्ट करते हैं जो केंद्र सरकार का है। So any public servant or a person, including an NGO, can make written disclosure to the designated agency except those referred in clauses A to D article of 33 of Constitution। संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं जहां पर ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जो देश के सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर पिडपी रिजोल्यूशन अभी तक के सेशन में आप देखे होंगे कि ये तीन चीजें महत्वपूर्ण हमने देखी। एक तो श्रीमान सत्येंद्र दुबे साहब का नाम आया, जिनके ईमानदारी के लिए उन्होंने जो कुछ शिकायतें की, उन शिकायतों का नाम उनका उजागर हो गया, जिसकी वजह से सड़क माफिया जो है उस पर हमला कर दिए और उसको मर्डर हो गया 2003 में। और इस न्यूज़ को जो है काफ़ी इनको संसद में उछाला गया और पब्लिक रिक्वेस्ट में ये एक रीट याचिका दाखिल की गई, और फिर ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना पिडपी रिजोल्यूशन के तहत। अब हम बात करेंगे कि अगर इस पिडपी रिजोल्यूशन में कोई एनोनिमस कंप्लेंट आता है तो वो इसमें एक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब अज्ञात कंप्लेंट, एनोनिमस कंप्लेंट मतलब क्या रमा जी, कि बिना नाम के आता है कंप्लेंट, है ना, कोई अगर नाम नहीं लिखता है तो एनोनिमस कंप्लेंट शेल नॉट बी एक्टेड अपॉन। अब आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेंट विल नॉट बी रिवील अनलेस द कंप्लेनेंट हिमसेल्फ हैज डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी। अब जो आइडेंटिटी है उसका डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये मेन इसका जो पिडपी रिजोल्यूशन का है कि जो इन्फॉर्मर है उसकी जानकारी जो है गुप्त रखी जाएगी,
और अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इंफॉर्मेंट सीक्रेट इट इफ ही कम्स टू नो अबाउट इट। तो जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन सीक्रेट, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी जवाबदारी होगी कि जो भी ये एम्प्लॉय है उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको सुरक्षित रखे। अब जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है यहाँ तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो जिस डिपार्टमेंट के लिए एक शिकायत आई है उस डिपार्टमेंट के हेड को एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं, उनको एक्ट करने के लिए जो है उनको चिट्ठी लिख सकते हैं, और पुलिस अथॉरिटी का भी यूज कर सकते हैं, कोई सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी उनको जानकारी दे सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसी शिकायत मिलेगी उसकी जांच के लिए जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, डेजिग्नेटेड एजेंसी है, वो कमेंट्स मंगा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मंगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पिट रिजोल्यूशन में ये कहा गया है कि जो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त हुई, वो रिटर्न एप्लीकेशन आनी चाहिए डेजिग्नेटेड एजेंसी के पास, और रिटर्न एप्लीकेशन आया तो उस जो इन्फॉर्मर दे रहा है उसकी गोपनीयता रखनी है, और उसकी जानकारी जो है दूसरे लोगों को नहीं देनी है, क्योंकि उसका जीवन उसको खतरा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं, जो पिटपी कंप्लेंट शुड बी इन ए क्लोज्ड सिक्योर्ड एनवलप। जो पिटपी के तहत कंप्लेंट देगा वो क्लोज्ड होना चाहिए, सिक्योर्ड एनवलप में होना चाहिए, एंड शुड बी एड्रेस टू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यहाँ पर जो है जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और फिर उसके बाद हर डिपार्टमेंट में सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। फिर इसी के तहत जो आपके जोनल ऑफिस होते हैं वहाँ पर विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। सो यहाँ पर किया गया पिटपी कंप्लेंट जो है एनवेलप में सिक्योर्ड होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। The PTP complaint should give his her name and address in the beginning or the end of complaint in a attached letter। तो अटैच लेटर में यहाँ पर नाम वगैरह एड्रेस दिया रहेगा। नेम एंड एड्रेस शुड नॉट बी मेंशन ऑन द इनवलप, इनवलप में मेंशन नहीं होगा, नहीं तो वो डिस्क्लोज ही हो जाएगा। द कंप्लेंट शुड हैव विजिलेंस एंगल एंड शुड नॉट बी फॉर द ग्रीवेंसेस रेडियल। जब भी ऐसे कंप्लेंट पीपी के तहत आते हैं तो उनको शिकायत के आधार पर नहीं देखा जाएगा, उनको जो है विजिलेंस एंगल में देखा जाएगा कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, तो भ्रष्टाचार की तरह से देखा जाएगा या विजिलेंस एंगल से देखा जाएगा। तो पिटपी कंप्लेंट शुड नॉट इंक्लूड डिटेल्स दैट आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। जो कंप्लेंट यहाँ पर पहुंचाएगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसकी आइडेंटिटी को नहीं बताना है। और यहाँ पर कहा गया है नॉर्मल कंप्लेंट में भी लॉज इन सीवीसी पोर्टल, सीवीसी पोर्टल में भी नॉर्मल जो कंप्लेंट है वो कर सकते हैं, बट वो डिटेल जो है वो नहीं देना है इन्फॉर्मर का। ये बात जो है इस कंप्लेंट में कहा गया है। और इसके लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, जिसको पिटपी रिजोल्यूशन कहते हैं, इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो होते हैं वो सीवीओ होते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर होंगे, या किसी डिपार्टमेंट में जो विजिलेंस ऑफिसर होते हैं छोटी जगह में, उनका अगर छोटा छोटा सर्किल है तो, और बैंक का एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिस के चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं ये रिपोर्ट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट पे। तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं यहाँ पर, जैसे चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, ये एथराइज कर सकते हैं एक ऑफिसर जो सेक्शन ऑफिसर से कम नहीं होगा, स्केल 4 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा सेक्शन ऑफिसर वो कहते हैं कंप्लेंट रिसीव करने के लिए पिट पे रिजोल्यूशन में। तो अगर बैंक की बात करें तो स्केल 4 से कम नहीं होने चाहिए। और जो भी ऐसे कंप्लेंट्स रिसीव्ड होते हैं पिट पे रिजोल्यूशन में, द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर में, तो वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाएंगे, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है फिर उसके लिए जो है कॉल कर सकता है, उस पर इंक्वायरी रख सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और फिर उस कंप्लेंट को जो है वो सेफ अलमीरा में रखेगा,
उसकी कस्टडी जो है वो सही तरीके से सेक्शन ऑफिसर रखेगा, और किसी भी समय जो कंप्लेंट है उसके बिना परमिशन के, विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, वो कोई भी उसको एसेस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर ये कहा गया है कि मतलब उसकी गोपनीयता बरकरार रहे ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, ये बात कही गई है। अगला है कि जब भी ऐसे कंप्लेंट्स को डील किया जाएगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा, तो यहाँ पर कंप्लेंट के आधार पर नहीं, इसको विजिलेंस एंगल में देखा जाएगा। और while considering the complaint, the designated authority would take no action on complaint related to administrative matters like recruitment, promotion, transfer, and other related issue. However, in case of serious complaint of irregularity in this matter, the same could be brought to the notice of secretary head of the organization for the appropriate action taken. अब यहाँ पर एक बात कही गई है, पिट पी का जो रेजोल्यूशन है इसमें भ्रष्टाचार के जो शिकायत है उनको देखा जाएगा। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये प्रमोशन के लिए है, ट्रांसफर के लिए है, ये सारे इशू नहीं देखेगा, ये बात कही गई है। दूसरा, अगर इस पिट रिजोल्यूशन में कोई केस मिलता है, शिकायत मिलता है, तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जहां पर चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं वो क्या करेंगे कि एक रिपोर्ट मंगाएंगे, मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते में रिपोर्ट मंगाएंगे कि जो मैटर पर है ये, उसका रिपोर्ट मंगाएंगे। अगर रिपोर्ट रिसीव नहीं हुआ तो एक रिमाइंडर देंगे कि जो है 2 हफ्ते में और रिपोर्ट दीजिए, और फिर से अगर रिपोर्ट नहीं मिला तो फिर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा, चाहे उन्होंने डेलिब्रेट डिले क्यों किया। तो ये 2 हफ्ते का समय देंगे, मैक्सिमम टाइम 2 वीक्स की, जो इसमें क्या डिसीजन लिया गया उसके लिए कॉल करेंगे। फिर जब भी पीपी कंप्लेंट रिसीव होता है या विजिलेंस एंगल से होता है, तो जो भी डिसीजन होता है वो विजिलेंस से वेटिंग करते हैं, वहां से अप्रूव होता है, तभी जाके वो फाइनल जो है लागू किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी कोई रिपोर्ट ऐसा रिसीव होता है तो जो भी सेक्शन ऑफिसर हैं या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर उनको भी 2 हफ्ते का समय मिलता है सबमिट करने के लिए। और ये डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी हैं वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ साथ उनके रिकमेंडेशन जो हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भेज देते हैं फर्दर डायरेक्शन में। तो अगर कोई शिकायत मिली पिट पे रिजोल्यूशन में या विसिल ब्लोअर के माध्यम से सीवीओ को, तो वो जो रिपोर्ट बना के फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देते हैं। फिर वहाँ से फर्दर एक्शन जो भी लेते हैं, जो भी डिसीजन होता है या पनिशमेंट होता है, उसको भी वेरीफाई करते हैं, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही वो पनिशमेंट जो है अप्रूव होता है। तो यहाँ पर आप जान पाए हैं कि सेक्शन ऑफिसर को जो है पूरी जो कंप्लेंट रिसीव हुआ उसकी लिस्ट रखनी होती है अंडर पिट पे रिजोल्यूशन। साथ ही साथ जो कंप्यूटर में जानकारी रखेंगे वहाँ पर, और टाइमली जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं वो एवरी 2 वीक्स में उसके रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और जहाँ भी कंप्लेनेंट जो विक्टिमाइज हो सकता है, हरासमेंट हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर सुरक्षा, अगर उसको कोई डेंजर है, कोई दिक्कत है, तो उसका ख्याल रखना है। उसको नोडल जो ऑफिसर रिस्पेक्टिव स्टेट हैं उनमें, होम एंड अफेयर्स से, स्टेट गवर्नमेंट से उसको सुरक्षा प्रदान करनी है, ये डिसाइड करना है ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं, इनको ये सुनिश्चित करना है कि जिसने विसिल ब्लोअर है, जिसने पता चला, जिसने जानकारी दी है, कहीं ऐसा ना हो कि उसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो इसीलिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी शेल इंश्योर दैट नो प्यूनिटिव एक्शन इज टेकन बाय एनी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मतलब जो इन्फॉर्म किया है, विसिल ब्लोअर है, उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसा ना हो, ये ध्यान रखना है। और फिर उसकी सारी रिपोर्ट रखनी है और उस पर कार्रवाई करनी है, उसकी जांच करके, और जो इन्फॉर्मर है उसकी सुरक्षा रखनी है, ये बात जो है कही गई है। तो आज के इस पिट पी रिजोल्यूशन में हम ये बात सीख पाए कि पिट पी रिजोल्यूशन जो है वो की शुरुआत किससे हुई और उसका मकसद क्या है।
तो आशा करता हूँ कि आज आप लोग जरा सीख पाए होंगे। जागृत प्रसाद जी, कुछ नई जानकारी सीख पाए ये पिटपी रिजोल्यूशन के बारे में? एक एक करके हमारे दो तीन हाँ साथी जरा बता दें। जी हाँ। हाँ सर। सबसे ऐसे पहले तो मैं आज सीखा कि जो सेक्शन अथॉरिटी कौन होता है, सेक्शनिंग ऑफिसर कौन होता है, अप्रूवल ऑफिसर कौन होता है, ये बताया आपने स्केल 4 का। हाँ, सेक्शन ऑफिसर मतलब तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि जो पिटपी रिजोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाया जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो सभी डिपार्टमेंट को देखेगा, फाइनल अथॉरिटी वो है। वो क्या करता है, हर संस्था का एक एक सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर बना देता है जो उनके हेड ऑफिस में रहता है। अब वो जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर है वो बैंक एज ए होल देखेगा, उदाहरण के तौर पर बैंक लेते हैं। लेकिन हर जोन में एक एक विजिलेंस ऑफिसर फिर लगा देते हैं ताकि वो सही तरीके से ऐसे डील किया जा सके। तो ये बात हो गई, आपने अच्छा जाना। और रामाकृष्ण जी, व्हाट द न्यू थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन? कोई ऐसी नई चीज, कोई जानकारी आप सीख पाए आज के सेशन में? रामाकृष्ण जी, आपका माइक ऑफ है। हाँ सर, रिगार्डिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमिटी अलॉन्ट, इट इज under central government, every department, central government, if order to open a vigilance committee in every department. In the banks it is a vigilance committee we are having. He should be at least a scale 4 officer in ओके, every zone. तो हम पांच चीजें इस पूरे सेशन में महत्वपूर्ण। पहली चीज, पीडपी का फुल फॉर्म। पीडपी का फुल The फॉर्म जो है, आप। the public interest disclosure information protection of informers act. हाँ, तो पब्लिक जो इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, जिसको बोलते हैं पिडपी रेजोल्यूशन, ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में। क्यों? क्योंकि 2003 में जो बिहार के सिवान जिले के शाहपुर में पैदा हुए एक होनहार सत्येंद्र दुबे जी, जिन जिन जो बचपन से ही होनहार थे, और उन्होंने आईआईटी कानपुर से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके बाद आईईआरएस में नौकरी की, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया एनएचआई में, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी जिसमें 4 लाइन रोड में जोड़ना था उस प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने वहाँ की गंभीरता को देखते हुए वहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा था तो उनकी शिकायत बहुत जगह की। तो इसमें क्या हो गया गलती, कि उनका नाम डिस्क्लोज हो गया। उनका नाम जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक उन्होंने चिट्ठी भेजा, तो उनका नाम जो है चला गया। तो जो सड़क माफिया होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर माफिया होते हैं, उनको पता चल गया। तो इस बीच उनका ट्रांसफर भी हो गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे तो कई लोगों को निलंबित कर दिए। तब उनका जब ट्रांसफर होने के बाद वो गया में पोस्टिंग हुआ उनका। पहले वो जो कोडरमा में थे पोस्टिंग। फिर गया से जब रेलवे स्टेशन से किसी फंक्शन में गए हुए थे, वहां से रेलवे स्टेशन से घर आ रहे थे, गाड़ी लेने आने वाली थी, बट गाड़ी किसी कारणवश से डिले हुई, तो वो ऑटो में घर जा रहे थे और बीच में ही वो उनका मर्डर हो गया। तो उसके लिए जो न्यूज़ में और ये आंदोलन हुआ, तो ये पार्लियामेंट में ये बात चली, और फिर उसके बाद ये पिट पे रिजोल्यूशन आया। उसके तहत उन्होंने अथॉरिटी दिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, एक कमीशन बना जो सारे ऐसे कंप्लेंट्स आएंगे तो इनको कैसे डील करेंगे। ये पिट पे रेजोल्यूशन है। तो आई थिंक बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। और राहुल शुक्ला जी तो अभी आए हैं, तो अभी दोबारा देख लेंगे रिकॉर्डिंग तो उनको समझ में आ जाएगा। और बाकी बेंजामिन जी, आपको कुछ सीखने मिला? थोड़ा बीच में आए थे आप। हाँ जी। ओके, तो काफ़ी साथी जो हैं थक जाते हैं बैंक से आने के बाद। तो हमें ना काफ़ी बैंक में देखें कि जब भी हम सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, समय वक्त की कमी होती है। इसी वक्त में थोड़ा वक्त बना के हमको पढ़ना होता है, और अपना माइंड सेट है पूरा, जो एज ए बैंकर का माइंड सेट तो ऐसे होना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। आज रिकवरी के लिए जाना है, हो सकता है रिकवरी के लिए निकले हो और डिपॉजिट के लिए जाना है।
तो माइंड सेट तो आपको पूरी तरह से तैयार रखना है, और उसी माइंड सेट के तहत आपको सीखना भी है। हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां पर समय का पता भी नहीं चलेगा, है ना रामाकृष्ण जी? समय का पता नहीं चलेगा आपको, कैसे Yes, sir. रिटायर, कैसे भाई? अभी गणपति जी आ रहे हैं, फिर At times 6 o'clock we go for देवी माता recovery. आएंगे, दुर्गा माता आएंगे, फिर उसके बाद दिवाली आएगा, फिर दसरा आएगा, फिर दिवाली आएगा, फिर ऐसे बाद फिर उसके बाद न्यू ईयर, I क्लोजिंग couldn't न्यू find ईयर that in your आएगा, Apple है Music ना? library. You can ask me to play a radio station. तो इतने संस्कृति वाले शहर में हम लोग देश में रहते हैं कि हमको पता भी नहीं चलेगा समय कब चला जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि इसी कार्य निष्पादन में चलते रहिए, अपने मंजिल की ओर आगे चलते रहिए, साथ ही साथ मंजिल में चलते चलते सीखते भी रहिए, क्योंकि आगे आने वाला कदम आपका ऐसा हो कि आपके साथ रहने वाले या आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में भी खुशबू फैल जाए, उसको भी सफलता मिल जाए। तो चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिलेगी या चलना सीख जाओगे। तो मैं कहता हूँ ना कि अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिलेगी या एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा, और अगर ठान ही लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। तो हम आज के सेशन में पिटपी रिजोल्यूशन के बारे में एक सरल तरीके से जानकारी इकट्ठा कर पाए, समझ पाए। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के रात्रि विश्राम के बाद कल का सवेरा बहुत ही शानदार होगा। जब भी एक नया दिन मिलता है तो हमारे लिए एक नया जीवन मिलता है, और उस जीवन में जो पिछले समय आपने सीखा है उसका प्रयोग करने का दिन कल है। आप इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सीखते सीखते खुशी के गीत गाते रहिए। तो आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कल किसी नए सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।